नमस्कार दोस्तों, एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस एक कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन क्या कहता है? एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन। ओके, यहाँ पे रुक जाते हैं हम। पहले तो यहाँ पे मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये टॉपिक का नाम चेस्ट पेन क्यों नहीं रख दिया गया? इसको तो चेस्ट पेन रखने से भी अच्छा होता, क्यों एंजाइना पेक्टोरिस रख दिया गया? देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है हमारा ज़्यादातर वर्ड कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? लाटिन से। ओके, लाटिन से दो शब्द आया है, दो वर्ड आया है। फिर फर्स्ट है हमारा क्या? एंगर। ठीक है, एंगर का मतलब क्या होता है? स्ट्रंगल। समझ में आ गया? स्ट्रंगल जो कि किसको डिनोट करता है? पेन। ठीक है, कुछ दबाव या पेन को डिनोट करता है क्या? स्ट्रंगल, जो कि लाटिन वर्ड एंगर से आया हुआ है। दूसरा क्या आया है? पेक्टस। ठीक है, पेक्टस, इसका मीनिंग क्या है? चेस्ट। दैट मीन्स एंगर पेक्टस, इसका मतलब क्या है? पेन इन चेस्ट। ठीक है, यहीं से दो वर्ड बनाया गया, एंगर से बनाया गया एंजाइना, जिसका मतलब है स्ट्रंगल, और क्रशिंग लाइक पेन कहाँ पे? पेक्टस, दैट मीन पेक्टोरिस, चेस्ट में। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या हो गया? क्रशिंग लाइक पेन इन चेस्ट। समझ में आ गया? सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन। तो भाई साहब ये चेस्ट पेन क्यों होता है? फ्रॉम द मायोकार्डियल इस्चेमिया। ये फिर नया वर्ड कहाँ से आ गया? मायोकार्डियल। देखिए, जैसे कि हमारा हार्ट में 3 लेयर हैं, आप सबको पता है। फर्स्ट है हमारा क्या? पेरिकार्डियम। सेकेंड वन और मिडिल वन इज मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम। एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। ओके, जैसे कि आप सबको पता है मायोकार्डियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हार्ट फंक्शन। हार्ट को फंक्शन करवाने में मायोकार्डियल लेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो मायोकार्डियल लेयर है, इसका अगर इम्पोर्टेंट रोल भी है तो इसको खाना भी चाहिए भाई। हम अगर अच्छे से एक्सरसाइज कर सकेंगे, पहलवान बनेंगे, तो हमको पहलवान बनने जैसा खाना भी चाहिए, वैसा डाइट भी चाहिए। तो जबकि मायोकार्डियल लेयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट की फंक्शन में, तो इसको भरपूर क्वांटिटी में, एडिक्वेट अमाउंट में क्या चाहिए? ऑक्सीजन प्लस ब्लड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन और ब्लड एडिक्वेट क्वांटिटी में मायोकार्डियल लेयर तक पहुंच नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा? इस्चेमिया होगा। इस्चेमिया का मतलब क्या है? टिश्यू नेक्रोसिस और डेथ। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस एंड डेथ। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, सो एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट में ये जो पेन है, पेन क्यों देखने के लिए मिलता है? ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चेमिया। और ये इस्चेमिया क्यों होता है? कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियल लेयर। समझ में आ गया? अभी किसी ना किसी फैक्टर के कारण से या किसी न किसी कॉज से हमारा मायोकार्डियल लेयर तक क्या होता है? ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं हो पाता है जितना उसको चाहिए। इसीलिए क्या होता है? उसका टिश्यू डेथ होने लगता है। हम अगर बाग में बहुत सारे फूल के पौधे या मिर्ची के पौधे, कुछ भी पेड़ पौधे लगा देंगे और सिर्फ पानी डालेंगे 1 बाल्टी सबके लिए, वो ज़्यादा दिन तक बच पाएगा क्या? एक एक करके मरने लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, टिश्यू तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे टिश्यू को जितना चाहिए अगर उतना ब्लड नहीं हो पाएगा, पहुंच पाएगा वहाँ पे, तो क्या होगा? एक एक करके वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, जो कि हमारा इस्चेमिया कहलाता है। और इस्चेमिया के कारण से क्या होता है? चेस्ट में पेन होना शुरू होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। क्लियर है? सो दोस्तों ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये मेनली 3 टाइप्स के हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कितने टाइप्स हैं मैंने बताया? अभी 3 टाइप्स है। क्या क्या? फर्स्ट है हमारा स्टेबल एंजाइना, सेकंड है हमारा अनस्टेबल एंजाइना, और थर्ड वन इज वेरिएंट एंजाइना। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे अबाउट द स्टेबल एंजाइना।
क्यों इसको स्टेबल एंजाइना कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो स्टेबल एंजाइना है इट इज़ नोन एज एक्जर्शनल एंजाइना और क्रोनिक एंजाइना। क्यों इसको इसका दूसरा नाम एक्जर्शनल एंजाइना रखा गया? बिकॉज इस टाइप के एंजाइना में क्या होता है, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान पेन होता है। कब होता है? ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। ओके, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमारा पेन होता है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे सॉरी जैसे हमारा क्लाइम स्टेयर, ओके, सीढ़ी चढ़ना, पेड़ पे चढ़ जाना, कहीं रास्ते में दौड़ लगाना, प्लेग्राउंड में किसी गेम को खेलना, ठीक है, कहीं पे जिम में एक्सरसाइज करना, जितने भी हमारा फिजिकल एक्सरसाइज है वो फिजिकल एक्सरसाइज करते समय क्या होता है, पेन शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्यों फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम चेस्ट में पेन होना शुरू होता है। देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम आप लोगों को पता है क्या होता है, बॉडी का जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इंक्रीज करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है बॉडी। तो अगर बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो उसको तुरंत सब चाहिए ना, उसका डिमांड भी बढ़ने लगेगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के टाइम में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, किसका किसका कौन कौन सी चीज़ बढ़ जाता है, ब्लड एंड ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। तो अगर कंजप्शन बढ़ गया तो हम लोग अभी डेफिनेशन में क्या पढ़े कि कोई कारण की वजह से क्या होता है, किसी फैक्टर की वजह से ये जो ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक से पहुंच नहीं पाता है। ओके, तो फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम ये जो डिमांड रहता है बॉडी का और हार्ट का वो डिमांड पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के टाइम ये पेन देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके साथ साथ इसको स्टेबल क्यों कहा जाता है, इसका मतलब सेकंड पॉइंट में है, क्योंकि इसका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन रहता है पेन का एक फिक्स सीवियरिटी रहता है, और कितने टाइम बाद ये पेन रिलीव होगा वो टाइम का भी, वो रिलीविंग फैक्टर का भी एक फिक्स पैटर्न रहता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेबल एंजाइना बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पेन शुरू होगा फिजिकल एक्टिविटी के टाइम, वो जब हम रेस्ट ले लेंगे वो रेस्ट के साथ साथ पेन भी क्या होगा, छूमंतर हो जाएगा। क्यों? पेन के रेस्ट के टाइम क्या होता है, बॉडी का जो डिमांड है वो बैक टू नॉर्मल। ओके, बॉडी का जो डिमांड है वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक्टिविटी के टाइम क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था। जब हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, चुपचाप आके लेट जाएंगे बिस्तर पे, तब क्या होगा, डिमांड डिक्रीज करेगा। तो जब डिमांड डिक्रीज करेगा तो पेन नहीं होगा, इसलिए पेन रिलीव्ड विथ रेस्ट। तो उसके बाद क्या होता है, हम अगर मेडिकेशन लेंगे तो क्या लेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, नाइट्रोग्लिसरीन कैसे लेंगे, सबलिंगुअल लेंगे। ठीक है, सबलिंगुअल लेंगे। सबलिंगुअल किसको बोला जाता है, जीभ के नीचे हम रख देंगे मेडिसिन को, वो म्यूकस के साथ साथ क्या होगा, डिजोल्व होकर धीरे धीरे ब्लड में घुल मिल जाएगा। ओके, तो ये जो पेन है स्टेबल एंजाइना में, ये रेस्ट के साथ साथ उसका पेन सबसाइड कर जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में किस कारण से ये स्टेबल एंजाइना देखने के लिए मिलता है। अभी हम पढ़े ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है सप्लाई में, इसीलिए तो एंजाइना देखने के लिए मिलता है। तो कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है वो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। जो लोग आप में से प्रीवियस क्लास को देखे होंगे, हमारा जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि हमारा आर्टरी वॉल में, इनर साइड ऑफ आर्टरी वॉल क्या होता है, लिपिड प्लेक्यू डिपॉजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो येलो कलर का है, ये सब है हमारा क्या, लिपिड प्लेक्यू। ओके, ये लिपिड प्लेक्यू धीरे धीरे डिपॉजिट होकर क्या करता है, आर्टरी का जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो क्या होता है, ये हमारा ब्लड का फ्लो जितना होना चाहिए उतना फ्लो नहीं हो पाता है ना। जब यहाँ से फ्लो ही नहीं हो पाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, ऐसे हवा में उड़ जाएगा क्या, नहीं पहुँच पाएगा ना। क्लियर है? तो मेनली
एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करता है, स्टेबल एंजाइना कॉज करता है। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, व्हिच टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेस स्टेबल एंजाइना, तो वहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर है। और व्हिच टाइप ऑफ एंजाइना और व्हिच टाइप ऑफ पेन रिड्यूस्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं स्टेबल एंजाइना। ओके, तो दोस्तों ये जो स्टेबल एंजाइना का पेन है ये कितना देर तक रहता है, ये भी एक फैक्टर है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये रहता है हमारा 5 to 15 मिनट। ठीक है, स्टेबल एंजाइना का जो पेन है वो मैक्सिमम 15 मिनट तक रहता है, और जैसे ही हम रेस्ट लेते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, सबसाइड कर जाता है। क्लियर है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सबसाइड कर जाता है पेन। क्लियर हो गया, स्टेबल एंजाइना क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम अनस्टेबल एंजाइना। ओके, देखिए अनस्टेबल एंजाइना ऑल्सो कॉल्ड एज प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है प्रीवियस द एमआई, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से पहले ये अनस्टेबल एंजाइना मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्री इन्फ्रैक्शन एंजाइना। ओके, इट इज ओकर्स विथ और विदाउट एक्सरसाइज। देखिए ये एक बेसिक डिफरेंस है। स्टेबल एंजाइना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के टाइम में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ये विथ फिजिकल एक्सरसाइज और विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज को भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये छोड़ने वाला है नहीं भाई, एक बार हो गया ना तो फिर हो गया, ये निपटा के ही दम लेगा, है ना। तो ये जो अनस्टेबल एंजाइना है बहुत ही खतरनाक है ये। ओके, ये फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में और विदाउट एक्सरसाइज, आप चाहे कहीं पर आराम से गद्दे बद्दे पे लेटे हो, मूवी वूवी देख रहे हो, तभी निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसको एंजाइना है या सीने में दर्द है तो वो दर्द का हाल ज़रूर निकालो, है ना, ये छोड़ने वाला है नहीं। एंड इंक्रीजेस इन ओकरेंस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ओवर टाइम। देखिए ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में। स्टेबल एंजाइना में क्या होता था, वो फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में ही निकलता था, लेकिन ये रेस्ट के टाइम में भी निकल सकता है। ठीक है, स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, उसका जो ओकरेंस है, उसका जो सीवियरिटी है, उसका जो पेन रिलीविंग फैक्टर है, उसमें एक फिक्स पैटर्न है, इसीलिए उसको स्टेबल एंजाइना कहा जाता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे उम्र निकलता जाएगा, तब क्या होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, पेन अपीयर होने का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ने लगेगा। उसके साथ साथ पेन का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ने लगेगा, उसके साथ साथ पेन का सीवियरिटी भी बढ़ने लगेगा। क्लियर है। स्टेबल एंजाइना में पेन कितना देर तक रहता था, 5 से 15 मिनट तक, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में ये पेन 15 मिनट से ज़्यादा भी रह सकता है। क्लियर है, ये 15 मिनट से ज़्यादा भी रह सकता है। कहाँ पे, अनस्टेबल एंजाइना में। और एक बात नोट करके रखिएगा कि ये जो पेन है अनस्टेबल एंजाइना वाला, ये नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होने वाला। क्लियर है, रेस्ट में भी और नाइट्रोग्लिसरीन से भी ये रिलीव नहीं होता है। बहुत ही खतरनाक एंजाइना है ये, है ना। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अनस्टेबल एंजाइना इज लेस कॉमन देन स्टेबल एंजाइना बट गेट वर्स ओवर टाइम एंड लीड्स टू हार्ट अटैक। क्लियर है, ये जो अनस्टेबल एंजाइना है इट इज़ लेस कॉमन देन स्टेबल एंजाइना। दैट मीन्स इसको हम ऑपोजिट देखें तो मोस्ट कॉमन एंजाइना कौन सा है, स्टेबल एंजाइना है, और लेस कॉमन एंजाइना कौन सा है, अनस्टेबल एंजाइना है। क्लियर, लेकिन स्टेबल एंजाइना कॉमन होते हुए भी ये अनस्टेबल एंजाइना जैसा खतरनाक नहीं है, क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना मेन लीड्स टू हार्ट अटैक, लेकिन स्टेबल एंजाइना मे नॉट लीड्स टू हार्ट अटैक। क्लियर है, स्टेबल एंजाइना में हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना लेस कॉमन होते हुए भी ये हार्ट अटैक को लीड कर सकता है, इसमें हार्ट अटैक देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है, तो जैसे कि हम
एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू के कारण स्टेबल एंजाइना का खतरा रहता था हमको, वैसे ही यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना का खतरा किस में है? देखिए, जब आर्टरी में या कोरोनरी आर्टरी में और ब्लड वेसल्स में हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू के साथ साथ ब्लड क्लॉट एक साथ मिलके ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्रेंडशिप बना लेते हैं। इसमें कौन कौन? ब्लड क्लॉट जिसको हम थ्रम्बस बोलते हैं और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू और लिपिड प्लेक्यू, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एक फ्रेंडशिप बना लेते हैं और दोनों मिलके ये हाईवे को ब्लॉक करते हैं, है ना। हाईवे ब्लॉक होने के कारण क्या होता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है आरबीसीओं का। भाई साहब, हम आगे छोड़ेंगे नहीं बोलते हैं ये दोनों। कौन कौन? ब्लड क्लॉट और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू, ये दोनों मिलके कोरोनरी आर्टरी का जो हाईवे है इसको ब्लॉक कर देते हैं। थोड़ा सा ही जगह छोड़ देते हैं दया दिखा के, जाओ ससुरा तुम जाओ अपने रास्ते, है ना। लेकिन उतने में तो सफिशिएंट नहीं होता है ना। यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल हैं, आरबीसी हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये नहीं जा पाते हैं इस रास्ते में, तो क्या होता है, ब्लड का और ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया। सिर्फ एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, स्टेबल एंजाइना देखने के लिए मिलता है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू के साथ साथ जब थ्रम्बस जुड़ जाएगा और कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगा, तब अनस्टेबल एंजाइना देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है। तो स्टेबल एंजाइना में पेन कितना देर तक रहता था? 5 से लेके 15 मिनट तक। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में पेन कैन बी नोटेड मोर देन 15 मिनट्स। ओके। स्टेबल एंजाइना में क्या होता था? पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट विथ नाइट्रोग्लिसरीन, बट इन अनस्टेबल एंजाइना पेन कैन नॉट बी रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। ओके। स्टेबल एंजाइना हैज ए फिक्स पैटर्न, occurrence frequency or severity, but unstable angina is not like that. Unstable angina doesn't have any fixed pattern, severity और occurrence। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम वेरिएंट एंजाइना, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिंज मेटल्स और भासोस्पास्टिक एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना को क्या बोला जाता है? फ्रिंज मेटल्स और भासोस्पास्टिक एंजाइना बोला जाता है। तो ये भासोस्पास्टिक एंजाइना से आपको पता चल ही गया होगा कि कोरोनरी आर्टरी का जब भासोस्पाज्म हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी का जब स्पाज्म हो जाता है, तब चेस्ट में पेन होता है, जिसको बोलते हैं हम वेरिएंट एंजाइना। ओके। दिस टाइप ऑफ एंजाइना स्पॉन्टेनियसली ओपन एट रेस्ट। ओके। ये रेस्ट के टाइम में भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है। इट कॉमनली ओकर्स एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम कि हमारा जो प्रिंजमेटल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना और भासोस्पास्टिक एंजाइना है, इसका ओकरेंस का टाइम क्या है? ये होता है हमारा नाइट और अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। इट इज़ मोर कॉमन इन वोमेन इन कंपैरिजन टू मेन। ओके। जब स्मोकर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, लड़की लोग सब बाबा खींचने लगता है ना। सब बोलता है हम भोले का भक्त हैं। भाई, भोले का भक्त बनो, अच्छी बात है, लेकिन चिमनी मत बनाओ अपनी मुंह को, है ना। सब अपनी मुंह को एक एक चिमनी बनाने लगता है, मुंह ऊपर करके हवा छोड़ने लगता है। वही हवा के साथ साथ, धुआं के साथ साथ कभी प्राण भी निकल जाएगा ऊपर, है ना। वैसे ही खड़े ही खड़े रह जाएंगे। तो जो वोमेन स्मोकर होते हैं, प्रिंजमेटल एंजाइना इज मोर कॉमन इन वोमेन स्मोकर्स। ठीक है। उनके उसी कैटेगरी में, धुएंबाज लड़कियों के कैटेगरी में क्या होता है, प्रिंजमेटल एंजाइना कॉमनली देखने के लिए मिलता है। अगर प्रिंजमेटल एंजाइना देखने के लिए मिलता है और उसी टाइम में हम ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? एसटी सेगमेंट एलिवेट होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। ओके। एंड अगर दर्द ज़्यादा हो तो नाइट्रेट्स दे सकते हैं हम। इट इज़ रेस्पॉन्स टू नाइट्रेट्स। ओके। ये रेस्पॉन्ड करता है नाइट्रेट्स को, पेन थोड़ा सा रिलीव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है कोरोनरी स्पाज्म, ऐसे होता है। ठीक है। मेरे को पता है आप लोगों को ये कोई वो लकड़ी का टुकड़ा जैसा लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोरोनरी आर्टरी है, क्रॉस सेक्शन, और हाथ से बनाया हुआ है। और ये इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है, मैं अभी डिमार्केशन किया इसको, ये है हमारा कोरोनरी स्पाज्म।
और ये कोरोनरी स्पाजम के कारण आप देख सकते हैं ये जो वे है, ब्लड फ्लो का जो पाथवे है, ये क्या है, नैरो हो गया है। और नैरो होने के कारण ब्लड और ऑक्सीजन का एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो पाता है, जो कि वेरिएंट एंजाइना और प्रिंजमेंटल एंजाइना और वासोस्पास्टिक एंजाइना कॉज करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर और कॉजेस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। फर्स्ट तो हमारा है इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। भाई मेरे को जितना भूख लग रहा है उतना खाने को दोगे तभी ना मैं ज़िंदा रहूँगा, है ना। नहीं दोगे क्या होगा, धीरे धीरे दुबला पतला हो जाऊँगा और फिर एक दिन क्या करूँगा, स्वर्गवास कर लूँगा मैं। ये तो तय है ना, कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही जितना चाहिए डिमांड, अगर उतना सप्लाई नहीं होगा तो बीमार तो हो जाएगा इंसान, है ना। एंजाइना देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट कॉज क्या है हमारा, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड जितना है ऑक्सीजन और ब्लड का, सप्लाई उतना हो नहीं पाता, फर्स्ट कॉज है। सेकंड कॉज, ये जो सप्लाई है क्यों नहीं हो पाता, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। ओके, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ये डिमांड पूरा नहीं हो पाता। और ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, डिपॉजिट इन लिपिड प्लेक्यू इनसाइड द आर्टरी वॉल। ओके, चौथा कॉज क्या है, स्मोकिंग। ओके, फिफ्थ वन इज कोरोनरी आर्टरी स्पाजम, अभी जैसे हम पिक्चर में देखे। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीज इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमारा ऐसा नहीं है कि हर बार गलती हमारा हो, कभी कभी गलती मायोकार्डियम का भी हो सकता है। आर्टरी को बेचारे को गलती दे के हर बार क्या फ़ायदा। आर्टरी में ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, आर्टरी में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो रहा है, लेकिन मायोकार्डियल का जो लेयर है उसको भूख ज़्यादा लग रहा है। तो उसमें हम क्या करें भाई, हमारे पास पेट भरने लायक खाना है लेकिन उतना खाने में हमारा पेट नहीं भर रहा है, भूख और लग रहा है ऊपर से। ओके, तो ज़्यादा भूख होने के कारण ये सप्लाई तो एडिक्वेट है लेकिन उसका भूख बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से मायोकार्डियल लेयर का जो डिमांड है वो किसी डिजीज के कारण या कोई मेडिकेशन के कारण, कोई भी कारण से उसका जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल सप्लाई से ज़्यादा है। उस कारण भी हमको एंजाइना पेक्टोरिस देखने के लिए मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अबाउट द साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम क्या कॉमन है, साइन एंड सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट पेन। तो ये जो पेन है ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेनली एंजाइना का ये पेन वाला सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम। तो पेन कैसे देखने के लिए मिल सकता है, ये कभी कभी स्लो भी होता है, कभी कभी क्विकली भी होता है। ओके, अगर हम बात करेंगे तो कैसे पेन होता है, क्रशिंग लाइक पेन, जैसे कि ऐसा लगेगा कि सिलाई मशीन में कोई आपको दबा के एकदम सिलाई कर रहा है ना। तो क्रशिंग लाइक पेन होगा, ऐसा लगेगा निडल में कोई चुभ रहा है सुई। और स्क्वीजिंग, क्रॉसिंग और स्क्वीजिंग पेन, ठीक है, इसका अगर पेन का नेचर की बात करें। और ये रेडिएंट है क्या, यस, इस पेन इज रेडिएंट टू कहाँ पे, पहला जाएगा हमारा कंधे पे, शोल्डर पे जाएगा पहले, उसके बाद जाएगा आर्म्स पे, उसके बाद जाएगा हमारा जो पे, जो के बाद हमारा नेक, उसके बाद बैक। क्लियर। तो पेन कैसा होगा, स्लो दे हो सकता है और क्विक हो सकता है। क्रॉसिंग होगा, स्क्वीजिंग लाइक पेन होगा, जैसे लगेगा सुई में कोई चुभा रहा है सुई को, ठीक है। और ये रेडिएंट होता है कहाँ कहाँ पे, शोल्डर पे, आर्म्स पे, जो पे, नेक पे और बैक पे, ठीक है। ये कितने देर तक रह सकता है, 5 to 15 मिनट्स और मोर। ओके 5 से लेके 15 मिनट तक और उससे भी ज़्यादा देर तक रह सकता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ये चेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, हम अगर सांस लेते वक्त इसका पेटेंसी में कोई चेंजेस नोटिस किया जा सकता है क्या, जी नहीं। हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के टाइम में पेन की पेटेंसी में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पेन हो रहा है, अगर हम सांस अंदर लें तो पेन एकदम बढ़ रहा है और सांस बाहर छोड़ दें तो पेन कम रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। उसके साथ साथ क्या देखने के लिए मिल सकता है, डिस्निया, पेलर, स्वेटिंग, टाकीकार्डिया और डिजीनेस एंड सिंकअप, हाइपरटेंशन और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस भी देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम डायग्नोस कैसे करेंगे, बाय ईसीजी। ईसीजी के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं। ओके तो कैसे, अगर बंदा रेस्ट ले रहा है तो ईसीजी का फाइंडिंग कैसे आएगा, मे बी नॉर्मल। ओके, एंजाइना वाला पेशेंट अगर रेस्ट ले रहा है तो रेस्ट के टाइम में रीडिंग कैसे आएगा, नॉर्मल आ सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द पेन कैसे आएगा, एसटी हमारा होगा डिप्रेस्ड और टी होगा इन्वर्जन। क्लियर है। पेन के टाइम में एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा और टी वेव इन्वर्जन होगा, और दोनों भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होगा, ईसीजी के रीडिंग में अबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलेगा, वाइटल साइन में अबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलेगा, पेन की पैटर्नसी और फ्रीक्वेंसी में अबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिल सकता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग के द्वारा भी हम क्या करेंगे, इसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके साथ साथ कार्डियक एंजाइम और ट्रोपोनिन लेवल को भी चेक करेंगे और कार्डियक कैथेटराइजेशन चेक करेंगे कि आर्टरी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो कितना अबनॉर्मल है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको चेक करने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम उसका मैनेजमेंट। देखिए, इसमें जो सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट है वो सेम है किसके साथ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ। जो लोग वीडियो देखे नहीं है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, दोज आर सेम इन एंजाइना पेक्टोरिस। क्या क्या था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में, नाइट्रेट्स हम लोग दे रहे थे, बीटा ब्लॉकर दे रहे थे टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, उसके साथ साथ सीसी भी दे रहे थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिकेशन दे रहे थे। तो ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी लागू होता है और एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूजफुल है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर रहे थे हम, पीटीसीए कर रहे थे। ओके, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये सब कर रहे थे। क्या होता था उसका काम कि जो प्लेक्यू होता है हमारा, वो आर्टरी वॉल के अगेंस्ट में हम उसको कंप्रेस कर सकें। ठीक है, पीटीसीए के माध्यम से। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे, लेजर एंजियोप्लास्टी कर रहे थे ताकि प्लेक्यू को वेपोराइज किया जा सके। ओके, तो मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट आर सेम एज इन सीएडी। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जो हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट है वो सेम रहेगा एंजाइना पेक्टोरिस में। क्लियर है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे कि हम एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम हो रहा है, तो हम आउटसोर्स से सप्लाई कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड प्रोवाइड नाइट्रोग्लिसरीन इफ़ नीडेड। ओके, और आज पर द फिजिशियन एडवाइस, वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे और उसके साथ साथ नाइट्रोग्लिसरीन प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ बेड रेस्ट देंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेड रेस्ट में कौन सा पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन। क्यों देंगे, क्योंकि हम इसमें डिस्निया देखने के लिए मिल सकता है ना, डिस्निया देखने के लिए मिल सकता है, तो इसीलिए उसका रेस्पिरेशन क्लियर हो, इसलिए हम उसको क्या देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। और भाई साहब क्या करेंगे, ऑप्टेन 12 लीड ईसीजी, 12 लीड ईसीजी के द्वारा हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। थर्ड लास्ट पॉइंट वही बोल गया, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर इक्वल टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जैसे मेडिकल एवं सर्जिकल प्रोसीजर थे वही सब यूजफुल हैं इन एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर है। सो दोस्तों, ये था ऑल अबाउट द एंजाइना पेक्टोरिस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कोई कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर मुलाकात होगा और एक नए कंटेंट के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।